हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 24 तारीख से आपका क्लास 12th कॉमर्स का नया बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इंडियन इकोनॉमी के बाद हम बिजनेस पढ़ेंगे और साथ में ही हम अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। आज हम इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब कि जो हमारी इकोनॉमी है वो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले कैसी थी। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि अंग्रेज़ जब हमारे पास आए, हमारे देश में आए, उससे पहले हमारे देश की जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, वो कैसी थी। इसके बारे में हम इस अपने फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करें। चैप्टर 1 जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। टू डू लिस्ट में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम किन किन बातों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले हमारी क्या क्या जो विशेषताएं थी वो कैसी थी। दूसरा, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या योगदान था, इंडियन सेक्टर कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसी थी। डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे हम, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर देखेंगे और इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। इन सभी पॉइंट्स को हम वन बाय वन आपके सामने डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम जो फोकस करेंगे वो होगा आपका, तो इस चैप्टर में किस चीज़ को फोकस किया गया तो वो देखते। फोकस की बात करें तो लिखा है द चैप्टर फोकसेस ऑन फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द वे इट सफर्ड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या क्या फीचर्स थे हमारी इकोनॉमी के, और जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन यानी कि जो अंग्रेज आए या ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया में आई, जब उनके हाथ में हमारा देश आया तो उन्होंने किन किन चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया। इट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, वे ऑफ दिस सेक्टर वर एक्सप्लॉइटेड अंडर द ब्रिटिश रूल। पहले हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और ट्रेड कैसे थे, जब ब्रिटिश रूल आया उसके बाद इनकी क्या हालत हुई, इन सभी को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद consequent upon their exploitation the Indian economy lost its momentum of growth, it become both backward and stagnant। जब अंग्रेज इसके क्या परिणाम हुए, जब ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में आया तो हमारे जो मोमेंटम था ग्रोथ का उस पर क्या असर पड़ा, और हमारी जो इकोनॉमी है वो बैकवर्ड और स्टेगनेंट कैसे हुई। इसके बाद हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। कंट्री की 1921 में जो सेंसस हुआ, जिसको अपन सब कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, आफ्टर विच कंट्रीज पॉपुलेशन रिकॉर्डेड आ कंसिस्टेंट राइज। और इसके बाद हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली गई। ह्यूज डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर, हमारा जो देश है वो प्राइमरी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है डिपेंड करता है। अंडर करेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंटिन्यू टू बी अ वीक लिंक, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो विकास है वो कंटिन्यू कमज़ोर होता गया। थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे 1850 में रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ, और सबसे पहली जो ट्रेन थी वो 1853 में चलाई गई मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई टू थाने। इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वन नोटेबल ब्रेक थ्रू। अब चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो
इसमें लिखा है, आप देख सकते हैं कि जो द मेन गोल ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू ट्रांसफॉर्म आवर इकोनॉमी इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड अ मार्केट फॉर सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। यानी अंग्रेज चाहते थे कि इंडिया का जो प्राइमरी गुड्स है वो ब्रिटिश जाए और वहां से फिनिश गुड्स इंडिया में सेल होने के लिए आए। तो यानी कि लिखा है अकॉर्डिंगली ऑल मेजर्स अंडरटेकन बाय देम हैड बीन अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। और सारे जो मेजर्स हैं वो उनके जितने भी चीजें हैं, जितने भी रिसोर्सेस हैं, सभी उनके अनुसार चले या उनके द्वारा क्या किया जाए, अंडरटेकन किए जाए। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसमें हम, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से पहले क्या था इंडिया का इकोनॉमी। लिखा है कि प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज अ वाइब्रेंट एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। ब्रिटिश रूल जब इंडिया में आया उससे पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो वाइब्रेंट थी और प्रॉस्पेरस थी। जो एग्रीकल्चरल फ्रंट की बात करें, इट वाज सेल कंटेंट रूरल इकोनॉमी। यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर काफ़ी सारे लोग क्या थे, डिपेंड थे, और हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत था। लिखा है इसमें, वेयर कल्टिवेटर्स देमसेल्व्स वर द ओनर्स ऑफ लैंड। ब्रिटिश रूल से पहले जो कल्टिवेटर्स होते थे वही जमीनों के मालिक होते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। जो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे वो पूरे वर्ल्ड वाइड क्या थे, फेमस थे। अवर एक्सपोर्ट्स एंजॉयड ग्लोबल रिपुटेशन। यानी हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स थे इनकी ग्लोबली क्या थी, बहुत ज़्यादा रिपुटेशन थी। द सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल वर फेमस फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड द मेटल प्रीसियस स्टोन वर फेमस फॉर एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप। यानी कि जो क्राफ्ट वाली चीज़ें थी वो भी बहुत ज़्यादा फेमस थी, और हमारे यहाँ के जो कॉटन थे, सिल्क थे, इनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन ब्रिटिश रूल के बाद क्या हुआ उसको हम देखते। लिखा है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, लिखा है बट द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब ब्रिटिश रूल इंडिया में आया उसके बाद धीरे धीरे हमारे जो हैंडीक्राफ्ट थे उनका एक्सप्लॉयटेशन होना स्टार्ट हो गया। तो इस वजह से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो भी एक्सप्लॉयट होने लगी। द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एक्सप्लॉयटेड एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज डिस्ट्रॉयड बाय एक्सप्लॉयटेशन द डोमेस्टिक मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट। ब्रिटिश प्रोडक्ट के आने से हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। यहाँ पे एक्सपोर्ट होने लगा रॉ मटेरियल का, बार इंकरेज टू प्रमोट सप्लाईज टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटिश इंडस्ट्री में जाने लगा, और इम्पोर्टर बन गए हम इसके। इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड बार इंक्रीज टू गिव इम्पिटस टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देन हैपनिंग इन ब्रिटेन। और इससे यहाँ से जो रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन में, तो वहाँ पे जो फिनिश गुड्स बनना बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो गए, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में चालू हो गया। इसके बाद हम देखेंगे, लिखा है ओइंग टू द सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इन फेवर ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। यानी अब जो एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्री सेक्टर था, वो स्ट्रक्चर बना दिया गया, जो इंडिया को फॉरेन ट्रेड में यूज करने लगे। कौन, ब्रिटिश इकोनॉमी के फायदा होने लगा। इंडिया चेंज फ्रॉम अ वाइब्रेंट इकोनॉमी टू द स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। जब ब्रिटिश रूल आया उसके बाद इंडिया जो थी वो वाइब्रेंट इकोनॉमी से कैसी इकोनॉमी चेंज हो गई, स्टैग्नेंट और बैकवर्ड, यानी स्थिर हो गई यहाँ की इकोनॉमी और पीछे जाने लगी। Thus, on the eve of independence, overall features of the Indian economy were as under. अब वन बाय वन हम
फीचर्स देखेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके फीचर्स कैसे थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेगनेंट इकोनॉमी को। स्टेगनेंट इकोनॉमी में लिखा है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली अ स्टेगनेंट इकोनॉमी। इंडियन की इकोनॉमी जो थी वो पूरी तरह से कैसी हो गई थी, स्टेगनेंट। स्टेगनेंट इकोनॉमी इज द वन विच शो लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम। स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब होता है या तो बिल्कुल कम ग्रोथ हो रही हो या बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट नेवर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी कि इंडिया की जो नेशनल और पर कैपिटा इनकम है उसको अटेम्प्ट किया जाए। इसके बावजूद दादा भाई नौरोजी, ये नाम आपको याद रखने हैं, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, VKRB राव, RC देसाई, ये जो लोग थे इन्होंने अटेम्प्ट किया उस टाइम पे इंडिया की नेशनल इनकम को और पर कैपिटा इनकम को। ऑफ कोर्स दीज एस्टिमेट्स यील्डेड कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स, और इन्होंने कैसे रिजल्ट्स दिए, कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स दिए। Most of the estimates reveal that the country's growth of aggregate real output during the first half of 20th century was less than 2%। एंड जो ग्रोथ थी कंट्रीज की वो 20th सेंचुरी पे कितनी कम हो गई, 2%। एंड ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट ऑफ द ईयर में 0.5%। पर कैपिटा इनकम कितनी मेजर की गई, 0.5%। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था पीपल का वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, कम हो गया था। एपिडेमिक्स, फेमाइंस वर रिकरिंग फिनोमेना। उस टाइम पे एपिडेमिक्स भी और फेमाइंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड पॉइंट है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी की हम बात करें तो बैकवर्ड इकोनॉमी में लिखा है इंडियन इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एन इकोनॉमी इज कॉल्ड बैकवर्ड इकोनॉमी व्हेन इट हैज़ अ वेरी लो पर कैपिटा इनकम। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जब किसी कंट्री की जो इनकम है वो जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही कम हो, उसको हम कहेंगे कि उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बैकवर्ड है। 1947-48 की हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम जो इंडिया की थी वो जस्ट ₹230 थी, यानी एक व्यक्ति के हिस्से में 230 रुपये आते थे। द बल्क ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर विदाउट सफिशियंट फूड। बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो बहुत गरीब है, इसके पास ना सफिशियंट फूड है, ना क्लॉथिंग है, ना रहने के लिए जगह है। वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट कॉज बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। उस टाइम पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिस्ट्रक्शन हो गया था, इस वजह से जो वहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा इंडिया में फैलने लगी थी। वाज एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉवर्टी। इस वजह से इंडिया में पॉवर्टी यानी कि गरीबी फैलनी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स का। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जो डोमिनेंस था वो कैसा था, देखा इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिवलीहुड। यानी एग्रीकल्चर इंडिया में प्रिंसिपल सोर्स था हमारे जीवन यापन का। देखा है नियरली 72% ऑफ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज इन एग्रीकल्चर। यानी 100 में से 72% जो थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। हाउएवर द कंट्रीब्यूटिंग ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP वाज ओनली 50%। और जो एग्रीकल्चर था वो GDP में योगदान कर रहा था कितने परसेंट, 50%। इंडिकेटिंग द बैकवर्डनेस ऑफ दिस सेक्टर, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि इंडस्ट्रियल वो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो क्या हो रहा है, आपका डिक्लाइन हो रहा है। आगे लिखा है दिस सेक्टर सफर्ड फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी ऑन टू विच इट हैड लो कंट्रीब्यूशन टू GDP। जब लो प्रोडक्टिविटी होना स्टार्ट हो गई तो कंट्रीब्यूशन भी कैसा होता गया, लो होता गया। नेक्स्ट है 4 ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखेंगे हम कि जो ब्रिटिश रूल था उससे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था इंडिया का वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसमें हमारे जो हैंडीक्राफ्ट थे वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस थे।
बट इट वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड बाय द डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश पॉलिसीज। बाद में जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी वो उनमें भेदभाव हुआ, वो अलग अलग हुई। यानी कि जो यहाँ से अपना जो रॉ मटेरियल जाता था उसे फ्री कर दिया गया, ट्रेड फ्री, और वहाँ से जो आता था फ्रेश गुड वो भी ट्रेड फ्री था। इससे वो क्या रहा था कि इंडिया की जो चीज़ें थी, अगर फ्रेश गुड्स इंडिया का बाहर जाएगा तो उस पर टैरिफ देना पड़ता था, और वहाँ से ब्रिटेन से कोई चीज़ आती थी उस पर टैरिफ नहीं लगता था। इस वजह से इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट थे वो एक्सपेंसिव हो गए थे, और वर्ल्ड वाइड जो उनकी रेपुटेशन थी वो कम होने लगी। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री वर ऑलमोस्ट रूइंड। इंडिपेंडेंस के समय तक जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, वो खत्म हो गई थी। हैवी इंडस्ट्रीज शोड अ ब्लीक ग्रोथ, और जो हैवी इंडस्ट्रीज थी उनकी भी बहुत धीमे धीमे क्या हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी। एंड फॉर द बल्क ऑफ कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट, क्योंकि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री होती हैं उनमें गुड्स की रिक्वायरमेंट, कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। वी वर डिपेंड अपॉन इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन, जिसमें हम पूरी तरह से किस पे डिपेंड थे, ब्रिटेन पे डिपेंड थे। इस वजह से जो हमारी इंडस्ट्री थी वो खत्म होती जा रही थी। हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम कि हम किसके भरोसे हो गए थे पूरी तरह से, इम्पोर्ट के, कि अगर ब्रिटेन से कोई सामान आएगा तो हम यूज कर पाएंगे, ब्रिटेन से नहीं आएगा तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। लिखा है आगे तक, कंट्री वाज हैवली डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट पर्टिकुलरली फॉर मशीनरी एंड रिलेवेंट इक्विपमेंट फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए कोई इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत है, मशीनरी ज़रूरत है, तो वो हमें कहाँ से, ब्रिटेन से इम्पोर्ट करानी पड़ती थी। आर्म फोर्सेस ऑफ कंट्री आल्सो डिपेंड हैवली ऑन फॉरेन इम्पोर्ट्स फॉर मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट। ज़्यादातर जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं या आर्म फोर्सेस के लिए वो हमें फॉरेन से इम्पोर्ट कराने पड़ते थे। इसके अलावा सेवरल कंज्यूमर गुड्स लाइक स्विंग मशीन, मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, बाइसिकल एक्सेट्रा यूज भी इम्पोर्ट फ्रॉम एब्रोड। यहाँ तक कि स्विंग मशीन भी, मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, बाइसिकल, ये सभी भी हमें अलग अलग देशों से इम्पोर्ट करना पड़ रहा था। लिमिटेड अर्बनाइजेशन था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेजेस, यानी कि इंडिपेंडेंस के से पहले ज़्यादातर जो जनसंख्या थी देश की वो गाँव में रहती थी। लिखा है 1948 में ओनली 14% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज, जबकि 86% लिव्ड इन रूरल एरिया। 14% लोग सिर्फ शहरों में रहते थे, बाकी 86% जो लोग थे वो हमारे गाँव में रहते थे। रूरल पॉपुलेशन लैक अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अलावा बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं गांव के लोगों को काम करने के लिए। दिस कंपाउंडेड देयर पॉवर्टी, जो कि पॉवर्टी को जन्म देती है। इसके बाद सेमी फ्यूडल इकोनॉमी की हम बात करें। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में लिखा है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज नाइदर होली फ्यूडल नॉर अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यानी कि हमारे जो देश की इकोनॉमी थी इंडिपेंडेंस पहले, ना तो पूरी तरह से फ्यूडल ही थी और ना ही पूरी तरह से कैपिटलिस्ट थी। हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो मिक्स थी और सेमी फ्यूडल थी, यानी कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों मिलकर काम करते थे। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों कंबाइंड काम करती थी। ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इसका। आगे सच एन इकोनॉमी हैड द मिक्सचर ऑफ फ्यूडलिस्टिक एंड कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी फ्यूडलिस्टिक भी और कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे होता था। फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड टू लो प्रोडक्टिविटी, पूरी तरह से फ्यूडलिस्टिक मोड से अगर काम किया जाए तो प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, लो, और लो प्रोडक्टिविटी लीड टू बैकवर्डनेस, और प्रोडक्टिविटी अगर कम होगी तो बैकवर्डनेस आए। ब्रीफली एक्सप्लेन करें, नीचे तो लिखा है इसमें, briefly we can state that on the eve of independence Indian economy was characterized with low level of economic development, यानी कि इंडियन इकोनॉमी जो थी उसको कैरेक्टराइज किया गया कैसा, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट वाज डेवलप्ड ओनली टू द एक्सटेंट इट कुड सेवियर द कॉलोनियल इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और पूरा इंटरेस्ट किसका बढ़ रहा था इस टाइम पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इफ रेलवे, पोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर डेवलप्ड, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवे को, पोर्ट को, पोस्ट और टेलीग्राफ को डेवलप किया,
It was to promote the process of colonial exploitation of the Indian economy. और ये प्रक्रिया थी किसकी? कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन को इंडियन इकोनॉमी को खत्म करने की. It was directed towards the protection and promotion of the economic interest of the British economy rather than the Indian economy. इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने की बजाय ब्रिटिश इकोनॉमी को बढ़ाना इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट था. आज हमने फीचर्स पढ़े इंडियन इकोनॉमी के. नेक्स्ट वीडियो में हम कहें, नेक्स्ट पार्ट में हम स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्कस करेंगे. यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कोई डाउट है तो कमेंट करें, या वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.